नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती थी जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। और जिन छात्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो तो उस ऐप को भी डाउनलोड कर लें या targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को जरूर देखें। वेबसाइट और ऐप में दोनों भाषाओं में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई है। खबर की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। यूपी ट्रिपल एससी की 5 साल पुरानी एक भर्ती है लोअर 2016, उसका परिणाम अभी तक नहीं आया है और इसके लिए विद्यार्थी 10 तारीख को यानी कि कल लखनऊ में एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इसलिए जो छात्र चाहते हैं कि लोअर 2016 का परिणाम जल्द जारी हो वो लखनऊ पहुंच सकते हैं। विद्यार्थियों ने ये भेजा है फोटो जिसमें लिखा है कि लोअर 2 महाधरना और 10 मार्च 2021 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ 22 एग्जाम 2016 लोअर 2 अंतिम परिणाम घोषित करो। 5 वर्ष पुरानी ये भर्ती है और इसके लिए जो विद्यार्थी हैं वो कल लखनऊ जाएंगे। इसके बाद में अगली सूचना है वो भी यूपी ट्रिपल एससी की ही है। यूपी ट्रिपल एससी के एक बड़े भ्रष्टाचार की है। यूपी ट्रिपल एससी में 3-4 साल पहले जितनी भी भर्तियां होती थी लगभग सभी भर्तियों में पेपर भी आउट हुआ करता था, इसीलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाया करती थी। परीक्षाएं हर महीने हुआ करती थी लेकिन सिलेक्शन किसी का नहीं होता था, किनका होता था ये पता ही नहीं चलता था। पेपर आउट होने के साथ साथ में परीक्षा एजेंसी कर्मचारियों की मिली भगत से अंदर से ओएमआर को भरा जाता था, रंगा जाता था और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाया करती थी। उसके बाद में सरकार बदली, बहुत सारी जो परीक्षाएं उनकी जाँच कराई गई। हालांकि ज़्यादातर जो भर्तियाँ हैं उनको क्लीन चिट दे दिया गया, कुछ भर्तियाँ हैं वो पकड़ी गई, उनके खिलाफ एफआईआर हुई और कुछ भर्तियाँ रद्द भी की गई, दोबारा परीक्षाएं करवाई गई। लेकिन उसके बाद में नई सरकार आई। नई सरकार की एक भर्ती आई थी वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी पर्यवेक्षक इत्यादि की ये भर्ती थी। इस भर्ती में भी वही चीज दोहराई गई, यानी बहुत सारे ऐसे भी छात्र थे जिन्होंने अंदर से ओएमआर को भरवा दिया, यानी कि कार्बन कॉपी जो उनकी थी, जैसे 3 प्रतियां होती हैं, एक कैंडिडेट्स कॉपी मिलती है और 2 कॉपियां वहीं पर रहती हैं, एक ओएमआर होती है और एक ट्रेजरी में जमा हो जाती है। तो जो कार्बन कॉपी थी उसमें 4 या 5 नंबर थे और जो उनकी मेन ओएमआर थी उसमें 95, 98, 100, 110 इस तरीके से लोगों ने उसको रंग दिया और ये जांच हुई और इसीलिए वीडियो का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसकी जांच अभी भी चल रही है, इस पर अभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। यहां पर लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी की 1.5 साल पहले दर्ज हुई थी रिपोर्ट। वीडियो भर्ती की बात हो रही है। विशेष जांच दल ने 2018 में हुई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 136 अभ्यर्थियों के खिलाफ तफ्तीश तेज कर दी है। विभूति खंड थाने में दर्ज रिपोर्ट को आधार बनाते हुए एसआईटी ने उसी एफआईआर को अपने यहाँ दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण विभाग में पर्यवेक्षक के विभिन्न पदों के लिए 22 और 23 दिसंबर 2018 को परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में 136 अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट में छेड़छाड़ करा करके अपने वास्तविक अंक इससे काफी अधिक बढ़वा लिए। संदेह होने पर इसकी जांच की गई तो हेराफेरी का पता चला। इसके बाद 136 अभ्यर्थियों को 3 साल के लिए डिबार कर दिया गया, साथ ही संबंधित केंद्रों को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। उक्त सभी अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए गए थे। एफआईआर के बाद इस मामले की जांच एसआईटी को दे दी गई थी। तो केवल अभ्यर्थियों पर एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा जब तक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसी भर्तियों की गड़बड़ियों में बड़ा एक्शन लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान में इन भर्तियों को लेना चाहिए। किसी को भी नहीं पता था कि वीडियो की जो कट ऑफ है इतनी ज़्यादा चली जाएगी। सभी लोगों का यह अनुमान था कि 95, 96 तक कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा से 100 तक कट ऑफ जाएगी, लेकिन कट ऑफ 106 को क्रॉस कर गई और तभी से ये लगने लगा था कि इस भर्ती में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि ग्राम विकास अधिकारी, पर्यवेक्षक के जो छात्र हैं वो लगातार अपनी नियुक्ति के लिए लगातार धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और इन्होंने कई बार मांग की है कि इनको ज्वाइन कराया जाए, लेकिन इसीलिए अभी जो बाकी के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेहनत किया है, जिन्होंने फेयर एग्जाम दिया है, उन विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के सभी आयोगों की सूचना है कि जितनी भी भर्तियाँ होती हैं वो भ्रष्टाचार से बच नहीं पाती हैं और चाहे जितने बड़े आयोग हों वो भी बच नहीं पाते हैं। सभी आयोग, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे वो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड हो, सभी भर्ती बोर्डों में इस तरीके के आरोप हमेशा से लगते आ रहे हैं। और ये जो आरोप है, ये जो भ्रष्टाचार है वो रुक भी नहीं रहा। रुक इसलिए नहीं रहा है कि जो बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कभी आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई।
इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार की है। लिखा है सीबीआई की आपराधिक केस दर्ज करने की तैयारी, 2012 से 17 तक भर्ती प्रकरण, एपीएस भर्ती की तरह राज्य सरकार से अनुमति देने में तैयारी। इसकी बात मैंने कल भी आप लोगों से बताई थी कि एपीएस 2010 की एक भर्ती थी, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और ये बहुत बड़े बड़े पदों पर नियुक्त हैं और भर्ती को प्रभावित कर रहे हैं। सीबीआई भी इसमें बेबस है। कल मैंने इस बात को प्रमुखता से उठाया था और आज उसी के बारे में ये सूचना आ गई है। लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भर्तियों में भ्रष्टाचार, साफ साफ नहीं लिखा है, मैं एक मिनट, हाँ ये साफ साफ है, ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार खंगाल रही सीबीआई बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है, अज्ञात के खिलाफ पहले ही एफआईआर है। तो ये तो काफ़ी दिन से, जब से सीबीआई की जांच शुरू हुई है 2017 से, तभी से ये सूचना आती रहती है कि बड़ी कार्रवाई की तैयारी है, लेकिन आज तक कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं है। और लिखा है कि अज्ञात के खिलाफ पहले ही एफआईआर है, अब आपराधिक केस दर्ज होंगे, इसके लिए सरकार से अनुमति मिलने की राह देखी जा रही है। वजह संदिग्ध अफसर नियुक्ति पा चुके हैं। जिस तरह से अपर निजी सचिव भर्ती की जांच की अनुमति में समय लगा था, वैसे ही इस बार भी अनुमति का पेच फंसा हुआ है। असल में 20 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच कराने की घोषणा की थी। 31 जुलाई को 2012 से 17 तक की भर्तियों की जांच की केंद्र सरकार को सिफारिश की गई थी। 21 नवंबर 2017 को केंद्र सरकार के कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से यूपीपीएससी की सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी कर दी गई। एसपी सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक प्रकोष्ठ शाखा प्रथम राजीव रंजन ने तेजी से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी, लेकिन उनके हटाए जाने के बाद से जांच की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई थी। हालांकि कुछ अंतराल के बाद में जांच टीम आयोग व कैंप आकर के प्रतियोगियों व संदिग्ध चयनितों के बयान दर्ज करती रही। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि सीबीआई ने राज्य सरकार से 2012 से 17 तक की भर्ती की जांच की अभियोजन स्वीकृति यानी आपराधिक केस दर्ज करने के लिए स्वीकृति मांगी है। वजह लगभग सभी संदिग्ध राज्य सरकार की सेवा में है। चूंकि जब कोई सरकारी कर्मचारी होता है तो उसके खिलाफ आपराधिक केस के लिए सरकार से अनुमति लेनी होती है। सीबीआई मुख्यालय से पत्र दिसंबर 2020 में भेजा गया था, किंतु राज्य सरकार के बड़े नौकरशाह इसे दबाए बैठे हैं। सूत्रों के अनुसार फिलहाल वह पत्र न्याय विभाग के पास पहुंचा है, वहां से स्वीकृति मिलते ही प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। ज्ञात हो कि अपर निजी सचिव भर्ती की फाइल भी उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अफसरों ने लंबे समय तक रोकी थी। प्रकरण उजागर होने पर स्वीकृति सीबीआई को मुख्यालय को मिली थी। तो अब देखना यह है कि आखिरकार इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी। अगली एक और सूचना है लोक सेवा आयोग की, जो गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि एसडीएम के 53 पद, इसके बारे में भी मैंने बहुत पहले बताया था कि जो पीसीएस की भर्ती है 2021 की, इसमें लगभग 50 पद जुड़ने वाले हैं। तो वही सूचना आज भी आ गई है। लिखा है यहाँ पर पीसीएस 2021 का आवेदन करने वाले 7 लाख अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब वे भर्ती के शीर्ष पद एसडीएम पर भी चयनित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एसडीएम के 53 पदों का अधियाचन मिल गया है। जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी तब एसडीएम का कोई भी पद नहीं था। एसडीएम का पद शामिल होने से कुल संख्या बढ़कर के 450 से अधिक हो गई है। इसमें डिप्टी एसपी के 16, जीआईसी प्रधानाचार्य के 292, एआरटीओ के 4, खंड विकास अधिकारी के 30, वित्त एवं लेखा अधिकारी के 6 पद निर्धारित हैं। आने वाले दिनों में पदों की संख्या और बढ़ सकती है। ज्ञात हो कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आने तक मिले अधियाचन के हिसाब से पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। पदों की संख्या 450 से लेकर के 500 के बीच में भी हो सकती है। वहीं पर एक और सूचना है लोक सेवा आयोग की है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में अभी कुछ और भी विवाद हैं, जैसे योग्यता को लेकर के तो विवाद चल ही रहा है, एक विवाद है एज को लेकर के। चूंकि 2018 की ये भर्ती थी और कुछ दिन बाद कुछ विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे और विज्ञापन आने में देरी हो गई थी। कोर्ट ने उनको औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया था, विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, लेकिन बाद में ये पता चला कि वो अपनी निर्धारित आयु जो है वो उससे ज़्यादा है उनकी उम्र, लेकिन उनका चयन भी हो गया है। इस पर लोक सेवा आयोग ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और अब ये जो विद्यार्थी हैं वो कोर्ट चले गए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि वो उन्होंने परीक्षा भी दिया है और वो चयनित भी हो गए हैं, इसलिए अब उनको नियुक्ति भी प्रदान की जाए। अगली सूचना है आरक्षण को लेकर के। आरक्षण की 50% सीमा पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। असल में मामला ये है कि आरक्षण का में एक महत्वपूर्ण केस था जिस पर
सभी राज्य आरक्षण देते थे। यह है इंदिरा साहनी का केस 1992 का केस, जिसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकारें 50% तक आरक्षण दे सकती हैं। उसके बाद में अलग अलग राज्य जो है उसकी जो सीमा है वो बढ़ाने लगे, जैसे मराठा आरक्षण, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कहीं कहीं पर 70% आरक्षण, कहीं पर 80% आरक्षण। बहुत सारे जो विवाद है वो उत्पन्न होने लगे और इसलिए इसको फिर से परिभाषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 15 तारीख से अब लगातार सुनवाई करेगा और आरक्षण पर कोई बड़ा फैसला देगा और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दी गई है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि वैसे तो आरक्षण का पेंच गाहे बगाए किसी न किसी रूप में कोर्ट की चौखट पर बना रहता है, लेकिन इस बार मुद्दा 50% की अधिकतम सीमा का है। असल में अभी हरियाणा ने भी अपने जो स्थायी वहाँ के लोग हैं उनको 75% आरक्षण देने के लिए एक कानून बनाया है। तो इन्हीं सब मामलों के लिए अब जो है लिखा है कि इस पर पुनर्विचार होगा। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा कि क्या आरक्षण की तय सीमा पर पुनर्विचार की जरूरत है। क्या 50% की सीमा तय करने वाले इंदिरा साहनी फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता, एस रविंद्र भट्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह भी विचार करेगी क्या संविधान के 102वें संशोधन से राज्यों का पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए कानून बनाने का अधिकार बाधित हुआ है और संघीय ढांचे की नीति प्रभावित हुई है। राज्यों के अधिकारों से जुड़े इन सवालों पर कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। कोर्ट ने कुल 6 कानूनी सवाल तय किए हैं जिन पर 15 मार्च से रोज सुनवाई होगी। कोर्ट ने साफ किया है कि तब किसी भी पक्ष का सुनवाई टालने का अनुरोध नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1992 में इंदिरा साहनी मामले में, जिसे मंडल जजमेंट भी कहते हैं, में आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा तय की थी। यह भी कहा था कि अपवाद में सीमा लांघी जा सकती है, लेकिन वो दूर दराज के मामलों में होना चाहिए। इस बीच बहुत सारे राज्यों ने 50% सीमा का अतिक्रमण कर दिया है। 50% सीमा का ताजा मुद्दा मराठा आरक्षण के मामले में उठा। मराठा आरक्षण को 50% सीमा पार करने के आधार पर चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों में मराठों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बताते हुए शिक्षा और नौकरियों में 12 और 13% आरक्षण दिया है। यह पहले से दिए गए 50% आरक्षण के अतिरिक्त है। यहां पर जो मुद्दे हैं पुनर्विचार के लिए वो बिंदु यहां पर कुछ लिखे हुए हैं कि इन प्रश्नों पर होगा विचार कि क्या संविधान संशोधनों, कोर्ट के फैसलों व समाज की बदली संरचना के मद्देनजर इंदिरा साहनी फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजने की जरूरत है। समय और काल के हिसाब से तो हर चीज, जो भी चीजें होती हैं सभी को पुनर्विचार की जरूरत होती है और बिल्कुल पुनर्विचार होना चाहिए। और नीचे लिखा है कि क्या मराठों को पिछड़ा मानते हुए शिक्षा और नौकरियों में दिया गया आरक्षण इंदिरा साहनी फैसले में दी गई अपवाद की परिस्थिति के तहत आएगा। क्या पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार इस मामले की विशेष स्थिति व अपवाद हालात को साबित कर पाई है। क्या संविधान के 102वें संशोधन से राज्यों की पिछड़ों को लाभ के लिए कानून बनाने की शक्ति खत्म हो गई है। तो बहुत सारे जो ये मुद्दे यहाँ पर लिखे हैं, इन मुद्दों पर जो है अब सुनवाई होगी। और हालांकि पहले जो आरक्षण दिया गया था वो आरक्षण वास्तव में सही था, आरक्षण देना बिल्कुल, और लेकिन उसके बाद से जो भी सरकारें घोषणा करती हैं उसके पीछे लगभग 90% के जो मामले होते हैं वो केवल और केवल राजनीतिक होते हैं। अब पहले जो आरक्षण देने की जो संविधान में घोषणा की गई थी, जो संविधान में एक्ट बनाया गया था, वो केवल जो दलित, कुचले और जो पिछड़े जो लोग थे उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनका विकास करने के लिए आरक्षण दिया गया था। लेकिन अब इस पर टोटल राजनीति हो रही है और अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ अच्छी जानकारी सुनने को मिलेगी। इसके बाद में कुछ अन्य सूचनाएं भी हैं, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी और पीएचडी के प्रवेश आवेदन आज से, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी इत्यादि किसी को करना है तो वो इसके लिए आज से ही आवेदन कर सकता है। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ सत्र 2021-22 व पीएचडी सत्र 2020-21 की प्रवेश आवेदन प्रक्रिया 9 मार्च से शुरू हो रही है। यूजी में यहाँ 2813 सीटों के लिए पद हैं और वहीं पर पीएचडी के लिए 439 सीटों पर प्रवेश होना है। यूपी में 6वीं से 8वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। जेईई मेंस का परिणाम घोषित हो गया है और लिखा है 6 छात्रों को 100% मिला है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर लिखा हुआ सरनाया छात्रों में अव्वल, छात्राओं में तेलंगाना की सरनाया टॉपर हैं और यूपी की पल अग्रवाल ने प्रदेश में टॉप किया है। इसके बाद में कुछ भर्तियां हैं निकली हुई हैं, जैसे कि हरियाणा से निकली है ग्राम सचिव की भर्ती, 697 पदों पर भर्ती होनी है। अधिकतम उम्र 42 साल है, किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। वेबसाइट देख लीजिए
nsc.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और आवेदन भी कर सकते हैं। वहीं पर राजस्थान से भी एक भर्ती आई हुई है, जिसे देख सकते हैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से 1075 पद हैं। जो पद हैं वो इंजीनियर के हैं, अकाउंट ऑफिसर के हैं, पर्सनल ऑफिसर के हैं, जूनियर केमिस्ट के हैं, जूनियर इंजीनियर के हैं। एज मांगी जाती है 21 से 40। आवेदन शुल्क 1600-1400 रुपये और नीचे वेतनमान भी लिखा हुआ है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 16 मार्च है और ये वेबसाइट देख लीजिए energy.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और अगली जो सूचना है वो करंट अफेयर की है। जरूर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में इस साल पूछा जाएगा, चाहे वो पीसीएस में पूछा जाए या पीईटी में पूछा जाए या यूपीएसआई में पूछा जाए। जोकोविच की नंबर 1 रैंकिंग में भी बादशाहत। असल में इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियाई ओपन तो जीता ही है, साथ में एक और इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है कि इन्होंने लगातार, ये देखिए यहाँ पर लिखा है 311 हफ्ते, ये सर्बिया के प्लेयर हैं, 311 हफ्ते तक नंबर 1 बने रहे। इन्होंने रोजर फेडरर का जो रिकॉर्ड है 310 हफ्ते का, उसको इन्होंने तोड़ दिया है। तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा नोवाक जोकोविच के बारे में कि ये पूछा जाए कि ये किस देश के हैं, ये भी जरूरी है, सर्बिया के हैं। इन्होंने हाल ही में कौन सा ओपन जीता, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन हाल ही में जीता है। और इसी के साथ में लिखा कि इनके जो है कुल 18 ग्रैंड स्लैम, ये देखिए यहाँ पर लिखा पिछले महीने के रिकॉर्ड 9वीं बार, इन्होंने 9 बार तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन ही जीता है और कुल 18 बार ग्रैंड स्लैम जीता है और अब ये नंबर 1 पर हैं। किस देश ने बुर्के और हिजाब पर पाबंदी लगाई है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हाल ही में नया देश है स्विट्जरलैंड। जनमत संग्रह किया गया है और 51% ने इसके विरोध में मत दिया है और ये रोक लगाने वाला 8वां देश हो गया है। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें और अगर आप लोग शेयर कर सकते हो तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दिया करें। बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स में भी आप लोग जुड़े होंगे, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जुड़े होंगे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।